बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our 6th video class. This is class 7 and the period of the science. This is our review video of the first semester final term content. Okay, this is our the review video of the first semester final term content. In our previous video, we have been completed our content of first semester final term final. So we will give some we will give the review of these chapters of which are included in first semester final term. Okay, now we will start the first chapter of this semester chapter. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर. ठीक है, इन द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मैटर. व्हाट इज द मैटर? एंड मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस. एक ऐसी चीज़ जिसमें का अपना मास होता है और जो स्पेस कवर करती है उसको कहा जाता है मैटर. All living things and non-living things are examples of matters. What is the matter made up of? Matter किस चीज़ का बना हुआ होता है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट ख्यालात पेश किए. ठीक है, इसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसमें नाम आता है डेमोक्राइटस का. डेमोक्राइटस एक जो साइंटिस्ट थे, एक ग्रीक फिलोसफर्स थे. डेमोक्राइटस एक ग्रीक फिलोसफर्स थे. डेमोक्राइटस hypothesized that matter is made up of tiny discrete particles which are too small to be seen. हम डेमोक्राइटस ने ये कहा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. ठीक है, और इन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था एटम्स का. ठीक है, डेमोक्राइटस hypothesized that matter is made up of small discrete particles. ठीक है, these particles are called atoms. Atom is a Greek word which derived from atmos. ठीक है, atmos which means indivisible. यानी ऐसे पार्टिकल जो indivisible होते हैं, जिनको हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है एटम. ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल. इन्होंने अपना एटम मैटर के अकॉर्डिंग अपना कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लेकिन जो कि बिल्कुल डेमोक्राइटस के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल मैटर हैज़ अ कंटिन्यूस कंपोजिशन विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैटर हैज़ अ कंटिन्यूस कंपोजिशन विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. उसने ये कहा कि नहीं, एटम को जो है मज़ीद स्मॉलर और स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है. अब दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट थे. अब दोनों में से कौन राइट था? ठीक है, इसके लिए फिर मज़ीद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया. उसमें से नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पॉलन ग्रेन्स पर. एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक बटर डिश में पानी लिया और पानी के अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स डाले और पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद उसने ये देखा कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हाइपोजेटली मूव कर रहे हैं वाटर में. ठीक है, उस मूवमेंट को, पॉलन ग्रेन्स की उस मूवमेंट को रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया था
ब्राउनियन मोशन का। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन का नाम दिया था। और उसके बाद जो ये इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो की थी, ठीक है, ब्राउनियन मोशन की मज़ीद एक्सप्लेनेशन की थी 80 ईयर्स के बाद एक और साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, 80 ईयर्स के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मज़ीद एक्सप्लेन किया था ब्राउनियन मोशन को। ये इन्होंने ये कहा कि जब पॉलन ग्रेन्स वाटर में डाले गए तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। दरअसल पॉलन ग्रेन्स की मूवमेंट इस वजह से हुई कि जब वाटर के ऊपर उनकी बाउंड्रिंग हुई तो उसकी वजह से वाटर पार्टिकल्स जो थे वो कंटिन्यूसली मूव करने लगे। पॉलन ग्रेन्स की बाउंड्रिंग की वजह से वाटर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करने लगे और वाटर पार्टिकल्स के मूव करने के साथ साथ जो है वो पॉलन ग्रेन्स भी मूव कर रहे थे। इससे इन्होंने ये रिजल्ट कहा कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली और रैंडमली मूव करते रहते हैं। इस तरह से ब्राउनियन मोशन के थ्रू ये एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, मैटर के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर मूविंग कॉन्स्टेंटली एंड रैंडमली। ओके, कि ब्राउनियन मोशन ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर मूविंग कॉन्स्टेंटली एंड रैंडमली। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है एक डिफ्यूजन। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आ गया कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल है डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? ठीक है, व्हाट इज द डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द movement of particles from their higher concentration to their lower concentration is known as diffusion। इसको हमने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था अपनी फिजिकल क्लासेस में कि जब अगर हम रूम में परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उस परफ्यूम की स्मेल आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में फैल जाती है। तो जो उसके पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स दरअसल डिस्पर्स हो गए पूरे रूम में। देखिए, ये भी एक जो है ये भी पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करता है कि पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ग्लास में वाटर ले, उसमें एक इंक का ड्रॉप डालते हैं। आप देखते हैं जिस जगह हमने इंक का ड्रॉप डाला वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं से इंक के पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे वाटर में डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे वाटर में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ठीक है इंक का ड्रॉप डाला गया, ठीक है, उस प्लेस पर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई। ठीक है, और वो पार्टिकल्स अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो क्या है डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। ठीक है, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है प्रूफ करता है, ठीक है, पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे व्हाट इज द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। अब हमें बताएंगे कि पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर क्या होता है। पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स। Matter is made up of small discrete particles। ठीक है, these small discrete particles ठीक है are in constant and random motion। These small discrete particles are in constant and random motion। ठीक है, this is the particle model of matter। ठीक है, what is the particle model of matter? Matter is made up of small discrete particles and these particles are constantly and randomly moving। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे मैटर के मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, मैटर के मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया डेमोक्राइटस का क्या हाइपोथेसिस। डेमोक्राइटस हाइपोथेसाइज्ड दैट ठीक है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन।
ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है, वाटर मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर टू स्मॉल. नाउ द नेक्स्ट इज द एरिस्टोटल. Aristotle hypothesized that matter has a continuous composition. Matter has a continuous composition which can be broken down into smaller and smaller pieces. Clear? Now the next, John Dalton. Okay, John Dalton suggests that matter made up of small discrete particles which are like little solid balls. विच आर लाइक लिटिल सॉलिड बॉल्स. इनका कॉन्सेप्ट भी जो है डेमोक्राइट्स से मिलता जुलता था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स. ठीक है, इनका मैटर जो है स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, लेकिन जो है ये जो पार्टिकल्स होते हैं जस्ट सॉलिड लिटिल बॉल्स लाइक होते हैं. ठीक है, जस्ट लिटिल सॉलिड बॉल्स लाइक होते हैं. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का भी अभी हमने आपको डिस्कस किया कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ब्राउनियन मोशन डिस्क्राइब की थी. अब ब्राउनियन मोशन के थ्रू, ठीक है, मैटर के मॉडल को डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? पॉलनग्रेन्स का एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके थ्रू इन्होंने ये कहा, ठीक है, पॉलनग्रेन्स का एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके थ्रू इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो और पॉलन ग्रेन्स जो है वो कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव कर रहे हैं वाटर में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन किया और मैटर के मॉडल को डिस्क्राइब किया. मैटर, ठीक है, मॉडल ऑफ मैटर डिस्क्राइब किया. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जो डेड पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं, दरअसल वो वाटर के पार्टिकल्स जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव कर रहे हैं. वाटर के पार्टिकल्स की कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव करने की वजह से जो है पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं. इस तरह से प्रूफ हो गया कि मैटर जो है वो जिन पार्टिकल्स का बना हुआ होता है वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली और रैंडमली मूव करते रहते हैं. क्लियर? यहाँ पे हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर. ठीक है, यहाँ पे हमने सेकेंड अपना टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 का, के पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, के पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर फॉर solids, liquids and gases. What are the solids, liquids and gases? Solid, liquid and gases are the states of the matter. Okay, solid, liquid and gases are the states of the matter. There are three physical states of matter: solid, liquid and gases. ठीक है, अब solid, liquid और gases में क्या difference होता है? जैसे solid, liquid और gases में ये जिन particles से मिलकर बनते हैं, ठीक है, solid, liquid और gases, इनकी arrangement में difference होता है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में दरअसल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है. अब इनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स में. ठीक है, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं. सॉलिड्स में पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं इस तरह से. यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पर अरेंज है, क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और इनके बिटवीन स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं. ठीक है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. पार्टिकल्स सिर्फ अपनी ही जगह पर यहाँ पे वाइब्रेट करते रहते हैं. पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं. अब एक रीज़न ये आता है वाई सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. सॉलिड्स फ्लो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, इस वजह से पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते.
ठीक है। अब आपके पास एक रीजन है व्हाई सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, देखिए स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, और पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। हमारे पास एक और रीज़न ये आता है कि व्हाई सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, और इनके बिटवीन स्पेसेस बिल्कुल मौजूद नहीं होती, इसलिए सॉलिड्स को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के बिटवीन जो है पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स का जो है शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज द लिक्विड वर्ड, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड की तरह रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते, ठीक है, और इनके बिटवीन थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस भी, और ना ही सॉलिड की तरह ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बिटवीन थोड़े से स्पेसेस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते, और ना ही सॉलिड्स की तरह ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड, ये सॉलिड है, ये है लिक्विड। लिक्विड्स, ठीक है। अब लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते, इनके बिटवीन जो है ना ही ये सॉलिड्स की तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बिटवीन स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बिटवीन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि और एक दूसरे के ऊपर भी मूव कर सकते हैं, और एक पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। अब रीज़न ये आता है, पहला रीज़न कि सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। क्या सॉलिड्स कंप्रेस किए जा सकते हैं? ठीक है, कैन सॉलिड बी कंप्रेस्ड? क्या सॉलिड्स को लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पे कि लिक्विड बी कंप्रेस्ड, क्या लिक्विड को कंप्रेस्ड किया जा सकता है? ठीक है, नो। व्हाई? ठीक है, व्हाई? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इसलिए लिक्विड्स को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक और रीज़न आता है कि क्या सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है? नो, सॉरी, क्या लिक्विड्स की शेप डेफिनेट होती है? नो, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। व्हाई? ठीक है, क्यों इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती। यही वजह है कि हम इसको जिस कंटेनर में रखते हैं लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप में आ जाते हैं। क्लियर? क्या? ठीक है। अब ये है क्या लिक्विड्स जो हैं इनका वॉल्यूम और डेफिनेट रहता है, लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इस वजह से इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। क्लियर? उसके बाद गैसेस, गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं
गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन, गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन जो है स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं ये। इनके पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। या फोर्स पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस फ्रीली मूव करने के दौरान ये आपस में भी कोलाइड होते रहते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल्स इस वजह से, अब ये है क्या गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है? जी, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती, गैसेस के पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मौजूद नहीं होती, इस वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्या गैसेस की अपनी डेफिनेट शेप होती है? नो, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर की शेप में ये आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि और उसके बाद क्या इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है? कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता गैसेस का, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मौजूद नहीं होती। पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अगर हम इसको छोटे कंटेनर में रखते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर उसी अमाउंट को हम बड़े कंटेनर में रखते हैं तो पार्टिकल्स बड़े कंटेनर में फैल जाते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए गैसेस का अपना कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। चेंजेस इन फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। अब जो है मैटर की जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें चेंजेस किस तरह से होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास फर्स्ट है इसमें मेल्टिंग, ठीक है। व्हाट इज द मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, ठीक है। और द टेम्परेचर एट विच दैट द सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज नॉन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। दरअसल मेल्टिंग का प्रोसेस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में किस तरह से चेंजिंग आती है, ठीक है। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में क्या चेंजिंग आती हैं, ठीक है। जब कोई सॉलिड, फॉर एग्जांपल आइस, ठीक है, हीट गेन करती हैं, ठीक है। जब कोई सॉलिड, फॉर एग्जांपल आइस, ठीक है, हीट गेन करते हैं, हीट गेन करने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, अब इसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है। यहाँ से ये सॉलिड जो है ये हीट गेन करेगा। क्या कर रहा है? हीट गेन करेंगे, हीट गेन करता है। हीट गेन करने की वजह से जहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वो ये एक दूसरे को तेजी से हिट करने लग जाते हैं। जैसे जैसे हिट करते हैं इनके बिटवीन स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना चले जाते हैं और इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती है। इस तरह से इनके ग्रुप्स बन जाते हैं पार्टिकल्स के, और इस तरह से ये जब इनके ग्रुप्स में ब्रेकअप होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, तो ये इस तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, व्हाट इज द फ्रीजिंग? द प्रोसेस in which a liquid change into a solid. The process, ठीक है, in which a liquid change into a solid is known as freezing, ठीक है। And the temperature at which the liquid change into a solid is known as its freezing point. और वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब फ्रीजिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है? जब फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है तो अब यहाँ पे अपोजिट प्रोसेस होगा। पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो है लिक्विड जो है यहाँ पर हीट रिलीज करते हैं। यहाँ पे हीट गेन हुई थी तो ये क्या करेगा? हीट रिलीज करते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जब अपनी हीट रिलीज करना शुरू करते हैं तो इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है।
जब मूवमेंट स्लो होती है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे के जैसे जैसे करीब आते जाते हैं इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से लिक्विड से दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ गैस gas convert into a liquid is known as condensation. The process in which a gas convert into a liquid is known as condensation. ठीक है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड इज नॉन एज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस वही होगा कि गैस है, ठीक है, तो इसमें हीट लॉस होती है। हीट लॉस होने की वजह से पार्टिकल्स अपनी हीट को लॉस कर देते हैं। लॉस करने की वजह से इनकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है। जब वाइब्रेशन स्लो होती है तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं ग्रूव्स बन जाते हैं पार्टिकल्स के और इस तरह से ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, चैप्टर नंबर 16। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7, व्हाट इज एन एटम। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7, ठीक है, atom, molecules and ions. The chapter number 7 is the atom, molecules and ions, and its the first topic is the what is an element. ठीक है, what is an atom? Atom क्या होता है? The smallest particle of an element. ठीक है, atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? उसका एटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास सिल्वर एक एलिमेंट है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो उसका होगा एटम। ठीक है, न्यून हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है और न्यून का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम। ठीक है, एलिमेंट क्या है? सिल्वर है, न्यून, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटम। क्लियर? द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, एटम का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, सिंपल या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू डिफाइन नहीं किया जा सकता इसके माइक्रोस्कोप को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके साइज को। तो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो है यूज़ की जाती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। एक एटम का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक नॉर्मल एटम का जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है या फिर 0.1 नैनोमीटर होता है। डिफरेंट एटम्स के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल। डिफरेंट साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स डिस्क्राइब किए थे एटम्स के। इसमें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। Dalton's atomic model. The first is the Dalton atomic model. According to Dalton's atomic model, the atom is a very small hard sphere that is indivisible. ठीक है, क्या कहता है? एक बहुत ही स्मॉल है, स्फीयर लाइक है और इंडिविजिबल है अकॉर्डिंग टू द Dalton's model. Dalton's model के मुताबिक जो है एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, इंडिविजिबल होते हैं और स्फीयर लाइक होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा था और इसके अलावा इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन मज़ीद इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया था, उसका मॉडल डिस्क्राइब नहीं किया था एटम का। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था एटम का मॉडल 1897 में। 1897 में एटम का मॉडल डिस्क्राइब किया था। इन्होंने कहा एटम इज़ अ कॉन्टिन्यूस मास। एटम
इज हैज़ अ कंटिन्यूस मास, ठीक है। एटम हैज़ अ कंटिन्यूस मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने कहा एटम में जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। थॉमसन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब किया था मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड ने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया 1911 में। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, द एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। एटम हैज़ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एटम्स में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, जिसके सराउंडेड जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिसके सराउंडेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द नेक्स्ट इज द बोहर मॉडल इन 1913। बोहर्स ने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया था 1913 में। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, द एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन फिक्स ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने कहा कि एटम में न्यूक्लियस तो मौजूद होता है, लेकिन जो उसके सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो फिक्स ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न मॉडल, जो कि मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स में मौजूद होते हैं। उसके बाद क्वांटम मॉडल। आजकल जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल, एटम हैज़ अ न्यूक्लियस। एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। एटम हैज़ एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स ऑर्बिट्स, दिस इन अ फिक्स ऑर्बिट्स, ठीक है, दिस इन अ फिक्स रीजन्स, ठीक है, दीज रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। According to the quantum model, atom has a nucleus, ठीक है, and the negatively charged electrons rotate around the nucleus in the fixed regions, ठीक है, these regions are called orbitals, ठीक है। एटम में और the nucleus consists of positively charged protons and electrically neutron, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्लियर? तो किसी भी according to the quantum model, atom has a nucleus and negatively charged electrons are rotate around the nucleus in the fixed regions. These regions are called orbitals, and the nucleus has the positively charged protons and the negatively and the neutral neutrons, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं इसलिए पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। क्लियर? These are the development of the atomic models and the different models of the different scientists, ठीक है। Now we will explain the structure of the atom, ठीक है। What is the structure of the atom, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस and the positively charged proton and electrically neutral neutrons are present in the nucleus. An atom, ठीक है, atom is made up of
smaller particles, three smaller particles, ठीक है, which are electron, proton and neutron. Atom is made up of three atomic particles, three smaller particles, ठीक है, electron, proton and neutron. These particles are called subatomic particles of atom. ठीक है, these particles are called subatomic particles. Atom, the proton and neutron are found in the nucleus. The proton has the positive charge and electron is electrically neutral. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है. और इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड खास रीजन्स में रोटेट करते हैं. निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, खास रीजन्स में रोटेट करते हैं जिनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स. ठीक है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी negatively charged neutrons, ठीक है, rotate around the nucleus in a fixed regions. These regions are called orbitals. Okay, यहाँ पे the number of electrons and the number of protons are equal in any atom. किसी भी एटम में number of electrons, number of protons equal होते हैं. ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलाइव इन होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी अलाइव इन होंगे और प्रोटॉन्स भी अलाइव इन होंगे. ठीक है, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इक्वल होता है. चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए किस एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं और किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. ठीक है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है. ठीक है, और एटॉमिक नंबर को किसी भी एटम के सिंबल के लेफ्ट साइड पर जो है नंबर्स के थ्रू शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है Na11. 11 जो है ये इसके एटॉमिक नंबर को शो करेगा. ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं किसी भी एटम में, तो यहाँ इस वजह से एटम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाते हैं और एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, व्हाट इज मॉलिक्यूल. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 atoms which are chemically combined. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 or more than 2 atoms केमिकली कंबाइंड. जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के 2 एटम्स केमिकली कंबाइंड हो गए तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. ठीक है, इसी तरह से अगर क्लोरीन के 2 एटम्स केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स अगर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड होते तो फॉर्म होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब है ऑक्सीजन के
तीन एटम, तीनों एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या ना O3 ओजोन, ये क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज फॉर्म, क्लियर, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, केमिकली कंबाइंड। नाउ द फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के 4 एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, C क्या है? कार्बन, O क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स से केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं तो फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह से H2O, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स से केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं तो फॉर्म हो रहा है। अगर सेम टाइप के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फॉर्म होता है। अगर डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला शो द नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। केमिकल फार्मूला इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स को शो करता है केमिकल फार्मूला। अ केमिकल फार्मूला शो द नंबर ऑफ एटम एंड द टाइप्स ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स को शो किया जाता है मॉलिक्यूल फार्मूले के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, यहाँ पे अगर हमने एग्जाम्पल दी का CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले से ये शो हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से H2O में, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइंड हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया के, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है अमोनिया का, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2 एटम्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, are chemically combined in which, ठीक है, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen are chemically combined, ठीक है। अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द टाइप्स ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन एनी फार्मूला, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, ठीक है। व्हेन एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट चेंज फॉर्म एन आयन, ठीक है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कैसे करेगा या गेन कैसे करेगा, इसके लिए अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम की। अभी हमने बताया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं। और आपको पहले हमने बता चुके हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकेंड में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब टोटल ये कितने होंगे, 10। अभी हमारे पास एक बचा हुआ है जो कि थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा यहाँ से, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला गया,
ठीक है, यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन तो कितने हैं 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ठीक है, सोडियम है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 10 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं 11, यानी एक पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से पूरे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये सोडियम एटम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इसके ऊपर चार्ज आ गया और एक सोडियम जो है वो, ठीक है, वो आयन में कन्वर्ट हो गया। सही है, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पूरा सोडियम एटम जो है उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया और सोडियम एटम जो है सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? ठीक है, द फिजिकल चेंज इज वन इन विच no new substances are formed. Okay, what is the physical change? The change in which no new substance is formed is called the physical change. ठीक है, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, और द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन द वाटर। ठीक है, या फिर सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं वाटर में। ठीक है, व्हाट इज द chemical change? The change in which new substances are formed, ठीक है, is called the chemical changes। देखिए वो changes जिसमें new substances form होते हैं उन्हें कहा जाता है physical changes। ठीक है, the change in which new substances are formed is called, ठीक है, are called chemical changes। ठीक है, for example burning of paper, burning of wood, ठीक है, burning of cooking of food। ठीक है, these are the chemical changes। These are the examples of chemical changes। ठीक है, physical changes are reversible change, यानी ये physical change जो है वो reversible change है, यानी जो change हुआ है वो दोबारा अपनी original condition में वापस आ सकते हैं substances। ठीक है, but the chemical changes are irreversible changes। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंसेस अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो द फिजिकल चेंज इज वन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म एंड द फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। For example, dissolving of sugar in water, dissolving of salt in water, and the changes in states of water. For example, boiling, condensation, evaporation. ठीक है, the chemical change, the change in which new substances are formed are called chemical changes। ठीक है, the chemical changes are irreversible changes। For example, burning of paper, burning of wood, ठीक है, rusting, ठीक है, these are the examples of chemical changes। Okay, the next topic is the chemical reaction। The next topic is the chemical reaction। ठीक है, the process in which two or more than two substances chemically combine। The process in which two or more than two substances chemically combine and form new substance, ठीक है, called chemical reactions। ठीक है, the process in which two or more than two substances chemically combine and form, ठीक है, new substances and form new substances all called chemical reactions। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, उन्हें कहा जाता है इन प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शंस समटाइम्स टू ठीक है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। एंड दो सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और वो न्यू सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। इन सम केमिकल रिएक्शंस टू रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन, ठीक है, एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इन सम केमिकल रिएक्शंस two reactants are chemically combined and form the two products, and in some chemical reactions one reactant break down, ठीक है, into two or more than two new substances। clear? Conservation of mass।
कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द, ठीक है, इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. No mass is gained or lost during a chemical reaction. This is called the conservation of mass. Total mass of the reactant equal होता है total mass of the products के. किसी भी chemical reaction में ना mass gain होता है ना ही mass loss होता है, ना ही mass gain होता है ना ही mass जो है loss होता है. इसको कहा जाता है conservation of mass. ठीक है, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. No mass gain or loss during a chemical reaction. ठीक है, this is called the conservation of the mass. There are different types of chemical reaction. Chemical reaction caused by heat, chemical reaction caused by mixing, chemical reaction caused by electricity, and chemical reaction caused by light. ठीक है, these are the different types of reaction. ठीक है, first of all we discuss the chemical reaction caused by heat. ठीक है, first is the thermal decomposition. First is the thermal decomposition, the process of breakdown of a substance into simpler substances by heat. ठीक है, is called the thermal decomposition. For example, decomposition of sugar. शुगर को बर्न करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है कार्बन में और वाटर में. ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हीट के थ्रू, तो वो कहलाते हैं केमिकल रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन. नाउ द नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, when two or more substances combine to form a new substance. ठीक है, is called the chemical reaction. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं हीट, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, एक आयरन है और सल्फर है, हमने इनको मिक्स किया, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा जब तक हम इसको हीटअप ना करें. हीटअप करने के बाद क्या होता है, दोनों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है और दोनों जो है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, आयरन सल्फाइड. ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस को मिक्सअप करके जब हीटअप किया जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसके बाद कंबक्शन रिएक्शन. व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंबक्शन और बर्निंग रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंसेस बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कंबक्शन या जो है बर्निंग प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन को बर्न करें तो उसका रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा. या फिर फॉर एग्जांपल सल्फर को बर्न करते हैं तो उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, ऑक्सीजन का. और जब वो बर्न होगा तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स भी बर्न होते हैं. फ्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो जो है उनका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. तो फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय मिक्सिंग. ठीक है, केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय मिक्सिंग के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. इसमें हमने दो तरह के रिएक्शन डिस्कस किए थे कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल्स, ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स, ठीक है, एंड देन एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स. दो तरह के रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे. इसमें एक में एसिड रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ, मेटल्स के साथ, और दूसरे में जो हमने डिस्कस किया था वो एसिड रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ. और ये बात आपको याद होनी चाहिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. जब एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो है मैचस्टिक जो है वो जला के, उसकी माचिस की तीली जलाकर जो हाइड्रोजन गैस के करीब लेकर जाते हैं. अगर वो पॉप को साउंड के साथ बुझ जाती है तो इसका मतलब है गैस हाइड्रोजन है. ठीक है, और दूसरा सेकंड हमारा रिएक्शन था व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स.
जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। जब एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यूज किया था लाइम वाटर। जब लाइम वाटर पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो वाइट प्रिसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं और वाइट प्रिसिपिटेट्स का फॉर्म होना ये कंफर्म करता है कि गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है में केमिकल रिएक्शन उस वक्त कंप्लीट होगा जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब की जाती है वाटर की तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से वाटर के दोनों एलिमेंट केमिकल जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट था केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट। केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट, इसमें हमने कौन सी एग्जांपल डिस्कस की थी? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन उस वक्त कंप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस वक्त कंप्लीट होता है जब लाइट प्रेजेंट होती है। लाइट के एब्सेंस में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो चार तरह के हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए हैं, 4 टाइप्स के। केमिकल रिएक्शन caused by heat, chemical reaction caused by mixing, chemical reaction caused by electricity and chemical reaction caused by light. ठीक है, okay. The explanation of chapter number 8 has been completed. Now we start the explanation of chapter number 10. ठीक है, electrical circuits. Chapter electrical circuits. ठीक है, what is the electrical? What is an electrical circuit? ठीक है, the path along which electrical charges flow. The path along which electrical charges flow is called electric circuit. वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं? The electrical charges flow through an electrical conductor. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट इज प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक सर्किट कितनी चीजों पर कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में सेल या बैटरी आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं स्विच या बल्ब्स, और उसके बाद वायर्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स। ठीक है, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। व्हाट इज द क्लोज सर्किट? द सर्किट a circuit in which there is a continuous flow of electric current, ठीक है, is known as closed circuit. एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, if there is a when a circuit, ठीक है, in which a continuous flow of electrical current, ठीक है, is known as the क्लोज सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है उसे कहा जाता है क्लोज सर्किट। एंड देयर इज अ ब्रेक इन अ सर्किट इज नोन एज द ओपन सर्किट। अगर सर्किट में ब्रेक आ जाता है तो वो कहलाता है ओपन सर्किट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, आर यूज्ड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, टू रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी किसी भी कोई हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी होती है तो उसमें हमने बल्ब बनाएंगे, हम उसमें बैटरीज बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है उस वर्क को इजी करने के लिए उनको उनकी प्लेस पर जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम
to represents the electrical components. ठीक है, there are two types of circuits, series circuit and the parallel circuit. Series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. Series circuit एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है एक सिंगल लूप के थ्रू कनेक्ट होते हैं. A series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. ठीक है, अब parallel circuit is one which is splits into two or more branches. parallel circuit एक ऐसा सर्किट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, a series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. ठीक है, and the parallel circuit in which which splits into two or more branches. ठीक है, अब what are the advantage and disadvantages of the series and the parallel circuit? series और parallel circuit के क्या क्या advantages या disadvantages होते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे series circuit में कहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है. सीरीज सर्किट में अगर कहीं से वायर ब्लॉक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है. ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल सर्किट में कहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो दूसरे रास्ते से कंटिन्यू रहता है, फ्लो ऑफ करंट रुकता नहीं है. क्लियर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिकल करंट. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट. इलेक्ट्रिकल करंट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो हो रहा है उसके रेट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट. इलेक्ट्रिकल करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट. ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर. ठीक है, द एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट है एम्पियर. ठीक है, एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द एमीटर. और वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको कहा जाता है एमीटर. एमीटर यूज किया जाता है. एमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट. किसी भी सर्किट में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है किसी सीरीज वे में. ठीक है, एमीटर आर कनेक्टेड इन द सीरीज वे इन अ सर्किट. ठीक है, अगर यहाँ पे जो है अगर हम पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल सर्किट की हर ब्रांच में जो है सीरीज सर्किट को जो एमीटर को कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सीरीज सर्किट इज द सेम. सीरीज सर्किट में फ्लो ऑफ करंट जो है इक्वल रहता है. सो द अगर यहाँ पे 4 एमीटर कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज सर्किट में, एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3, एमीटर 4, अगर 4 एमीटर्स कनेक्ट किए जाते हैं तो चारों एमीटर जो है वो सेम रीडिंग्स को शो करेंगे. क्यों सेम रीडिंग को शो करेंगे? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट सेम है. क्योंकि फ्लो ऑफ करंट सेम है सीरीज सर्किट में, इसलिए चारों एमीटर जो है वो सेम रीडिंग को शो करेंगे. और अगर हम पैरेलल सर्किट की हर ब्रांच में एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट डिवाइड हो जाता है. मेन सर्किट में मेन ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे जो एमीटर करंट है वो टोटल करंट को शो करेगा और वो करंट जो है आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. इसलिए जो ब्रांचेस में एमीटर्स कनेक्ट हैं उनका टोटल जो है वो मेन ब्रांच में कनेक्ट एमीटर रीडिंग को शो करेगा. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सेल और अ बैटरी. ठीक है, सेल और अ बैटरी, दीज आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, विच आर यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल किसी भी सर्किट में. दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ठीक है, इन अ सर्किट, ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सेल, किसी भी सेल में इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल तक आते हैं. ठीक है, और यहाँ पर सेल में जो है बैटरी में, किसी भी बैटरी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो हैं वो सीरीज वे में कनेक्ट हुए होते हैं. ठीक है, किसी भी सेल में के अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं. ठीक है, उसके बाद यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक्स. इलेक्ट्रिसिटी
जो है इलेक्ट्रिकल शॉक्स का सबब बनती है। इसका रीज़न क्या है? बॉडी में मौजूद नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उनमें जो है उसका काम क्या है? नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम जो होते हैं पूरी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करते हैं, और यहाँ पे मैसेजेस जो कन्वे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में जो है पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जो होता है, जब बॉडी को कोई करंट लगता है तो उस करंट की वजह से हाई जो है एक इलेक्ट्रिकल बॉडी को शॉक लगता है, ठीक है। तो दरअसल इसका रीज़न क्या होता है? नर्वस सिस्टम का मौजूद होना ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड फायर एंड बर्न्स। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फायर या बर्न्स का सबब भी बन सकती है, ठीक है। अब ये इस वजह से होता है अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई वायर जो है ओवरलोडेड हो जाता है। ओवरलोडेड होने की वजह से वो हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने की वजह से उसमें से जो है करंट जो है ज़्यादा फ्लो होता है, और जो है वो हीटअप होने की वजह से फायर या बर्न का सबब बनते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए, सेव करने के लिए दरअसल यूज़ किए जाते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ जो होते हैं इनकी रेटिंग अलग होती है। कुछ फ्यूज़ जो होते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, कुछ 3 एम्पियर के होते हैं, कुछ जो है 13 एम्पियर्स के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूज़ जो होते हैं, जब इलेक्ट्रिक अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 एम्पियर का करंट जो फ्यूज़ यूज़ किया है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अगर वहाँ पर उसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो वायर हीटअप हो जाता है फ्यूज़ का, और वो मेल्ट हो जाता है, वहाँ से सर्किट ब्रेकअप हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है, अप्लायंसेस सेव रहते हैं, ठीक है। नाउ द सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ की जाती हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए, ठीक है, ठीक है। द सेफ्टी प्रिकॉशंस आर डू नॉट पोक एनीथिंग इनटू द पावर पॉइंट। किसी भी पावर में किसी की कोई चीज़ इंटर ना करें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ wet hands because the water conduct heat and electricity। अपने गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जो है टच ना करें, क्योंकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर डैमेज, ठीक है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो डैमेज हो गए हैं उनको यूज़ ना किया जाए, ठीक है। डू नॉट लीव द लाइट स्विच ऑन व्हेन चेंजिंग द बल्ब। अगर आपको बल्ब वगैरह चेंज करने हो तो जो है हमेशा उसको स्विच ऑफ करने के बाद चेंज किया जाए किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को, ठीक है। ओवरलोड ना किया जाए, ओवरलोड करने से वो हीटअप हो जाएंगे और या फिर वो जो है बर्न हो जाएंगे, ठीक है। डू नॉट रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस योरसेल्फ। अपने खुद से जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सही ना करें जब तक कि आपको वो अच्छी तरह से सही करना ना आता हो, या उसके लिए जो है एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू उसको सही करवाया जाए, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 11, ठीक है। द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। द फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। ये फॉर एग्जाम्पल पुशिंग एनीथिंग, ठीक है। पुश द टेबल फॉर एग्जाम्पल, पुश द ट्रॉली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किकिंग, ठीक है, लिफ्टिंग, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। Force can change the shape and the size of the body. Force can change the shape and the size of the body. Force can make to move stationary objects to move. Force can make stationary objects to move. फोर्स जो है किसी भी बॉडी की शेप को या साइज को चेंज कर सकती है। फोर्स के थ्रू जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकती हैं। फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स के थ्रू जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को स्लो किया जा सकता है, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको स्टॉप करवाया जा सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, ओके। नाउ द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, magnetic force, ठीक है, gravitational force and the air resistance force. These are the different types of forces. Now the next is the measuring force, ठीक है, measuring force. An instrument is used to measure the force. This instrument is called the spring balance, ठीक है। फोर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस एंड कॉम्प्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। 2 तरह के स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, एक कॉम्प्रेशन, एक एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस होता है, दूसरा
कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस होता है। एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ किया जाता है अमूमन लेबोरेटरीज वगैरह में, और जो कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। फोर्स हैज़ अ डायरेक्शन, फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स अपोजिट द मोशन। किसी भी बॉडी को मूव करने के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन उस बॉडी की मूवमेंट के अपोजिट साइड पर होती है। ठीक है, नाउ द बाज़ औक़ात जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी एट अ टाइम जो है इफेक्ट कर सकती हैं। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक साथ जो इफेक्ट कर रही हैं और जो एक्ट कर रही हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, यानी एक बॉडी को एक साइड से जो है पुश किया जा रहा है डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में दूसरी साइड से उस बॉडी को पुल किया जा रहा है, तो डायरेक्शन जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसी वजह से जो है जो इसकी रिएक्टेंट फोर्स, जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी, दोनों के सम के इक्वल होगी। लेकिन अगर बॉक्सेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, दो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, दो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, एक जो है वो, और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साइड से एक फोर्स एक्ट कर रही है 50 न्यूटन की और दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उसके बाद 30 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स इसकी होगी 20 न्यूटन, और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जहाँ पर से जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जा रही होगी। क्लियर। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्सेस एक्ट करती हैं, अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करती हैं और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो बॉक्स जो है स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, एक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन में उस वक्त होता है जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वेट। The next topic is the gravitational force and weight. What is the gravitational force? The force between two masses is called gravitational force. The force between two masses is called gravitational force. For example, Earth's gravity, Sun's gravity. ठीक है, दो masses के between जो force produce होती है उसे कहा जाता है gravitational force. For example, magnetic force, gravitational force. Gravitational force में Earth's gravity और जो है सन्स ग्रेविटी। नाउ द वेट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसका वेट कहलाती है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका वेट कहलाती है। ठीक है, क्योंकि वेट जो है एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वेट की यूनिट भी वही होगी जो फोर्स की है। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इस वजह से वेट की यूनिट भी जो है वो न्यूटन ही होगी। क्लियर। मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसे उसका मास कहा जाता है। मास is the amount of matter in an object and the SI unit of mass is kilogram. ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो मास है वो 10 मास जो है वो 10 किलोग्राम है और उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, अगर जो वहाँ पर अर्थ सरफेस पर उसके ऊपर जो है वो उसका मुताबिक कितनी फोर्स अप्लाई, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम मून पर जब ले जाते हैं तो मून पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ये ग्रेविटेशनल फोर्स
जब उसके बॉडी के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी तो उसका वेट कैंसिल हो जाएगा, उसका वेट 0 रहेगा, लेकिन मास उसका 10 kg ही रहेगा। यानी वेट तो जो है चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं होता, मास हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अपथ्रस्ट एंड डेंसिटी। व्हाट इज द अपथ्रस्ट? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज किया जाता है, ठीक है, तो वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को कहा जाता है अपथ्रस्ट। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, द वाटर प्रोवाइड्स एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ऑन इट, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज अपथ्रस्ट। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर, द water is provides a force or push on it, ठीक है, this the force or push which acting on this object which is partially or totally immersed in any water is called is the upthrust। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर के अंदर इमर्ज किया जाता है टोटली या पार्शली, तो वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को कहा जाता है अपथ्रस्ट। ठीक है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज किया जा रहा है, इस पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक उसका वेट और दूसरा अपथ्रस्ट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, ठीक है, वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की साइड पे होगी, डाउनवर्ड होगी, और द डायरेक्शन ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स टुवर्ड्स द अपवर्ड, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। क्लियर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर में इमर्ज किया जाता है तो अपथ्रस्ट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के कुछ वेट को कैंसिल कर देती है। ठीक है, द अपथ्रस्ट फोर्स कैंसिल आउट सम ऑफ द वेट, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वाटर। पानी में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसके वेट को कैंसिल कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो हैवी ऑब्जेक्ट, कोई स्टोन हम वाटर में डालते हैं तो सिंक हो जाता है, ठीक है, डूब जाता है, क्योंकि उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसके वेट से कम है, वो उसके वेट से कम है, इसलिए स्टोन जो है वाटर के अंदर सिंक हो गया। लेकिन अगर हम स्टोन के बजाय अगर हम वुड यूज़ करते हैं, अगर हम वुड पीस, लकड़ी का कोई पीस लें, उसे वाटर में डालते हैं तो फ्लोटिंग करता रहता है। फ्लोटिंग करता रहता है क्यों? क्योंकि अब जो अपथ्रस्ट फोर्स वुड पर अप्लाई हुई है, ठीक है, वो अपथ्रस्ट फोर्स उस वुड के वेट के इक्वल है। ठीक है, जिसकी वजह से उस अपथ्रस्ट ने वुड के वेट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, वुड का वेट 0 हो गया और वुड पीस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं। सही है, तो यहाँ पर जो कोई फॉर एग्जांपल कोई रबर पे टॉय, फॉर एग्जांपल डक है या फिर कोई बूट्स वगैरह हैं, वाटर पर फ्लोटिंग करती हैं, तो इनके ऊपर जो है अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होती है, तो इनका वेट और अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोटिंग करते रहते हैं। क्लियर? नाउ द डेंसिटी। Density is, what is the density? Density of a substance is equal to the mass of the substance. Density of the substance is equal to the mass of the substance per unit volume. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास मौजूद होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी फॉर एग्जाम्पल density is equal to mass upon volume। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द, ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास मौजूद होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें मास मालूम करना होगा तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी? द यूनिट ऑफ द डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, द मास, द यूनिट ऑफ द mass is kilogram and the volume is the cubic meter. So the unit of the density is
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सही है। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। द नेक्स्ट टॉपिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो उन ऑब्जेक्ट्स पर, सब्सटेंसेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको जो है चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है वो है 1.3, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी है 1.0। वाटर की डेंसिटी कम है, इसलिए वाटर जो है वो ग्लिसरीन के ऊपर वाटर की एक लेयर मौजूद होती है। ठीक है, वाटर मौजूद रहेगा। उसके ऊपर अगर कॉर्न ऑयल लिया जाए तो कॉर्न ऑयल की डेंसिटी 0.9 है। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ग्लिसरीन और वाटर दोनों से कम है, इसलिए इसकी लेयर जो है दोनों के ऊपर मौजूद रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ग्लास की डेंसिटी 2.5 है, तो वो जो है वो तीनों में सिंक हो जाएगा। कॉर्न ऑयल, वाटर और ग्लिसरीन तीनों में सिंक हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी तीनों से ज़्यादा है। आइस क्यूब लेते हैं। आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर से कम होती है। वाटर की डेंसिटी 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जबकि आइस की डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसी वजह से आइस जो है वाटर पर फ्लोटिंग करती रहती है, सिंक नहीं होती उसमें। कॉर्क पीस ले लेते हैं, लकड़ी का एक पीस लेते हैं, वो कॉर्न ऑयल पर जो है वो फ्लोटिंग करता रहता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है 0.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटीज कम होती है, वो उन सब्सटेंसेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं जिनकी डेंसिटी उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यही वजह है कि अगर जो डेड सी में जो है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर सिंक नहीं हो पाते। अगर ये कॉन्सेप्ट होता है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर में सिंक हो जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की लिहाज से अगर जो शिप्स वगैरह होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको वाटर के अंदर सिंक हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शिप्स होते हैं इनके सरफेस इस तरह की होती है, उसके अंदर सरफेस के अंदर जो है एक एयर का बहुत बड़ा मास मौजूद होता है। उस एयर का मास की जो एयर की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, और जब इस एयर के मास की वजह से जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो वाटर के अंदर जो है सिंक नहीं हो पाते, उसके ऊपर फ्लोटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक, फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स विच अपोज द मोशन, ठीक है, इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो है मोशन को या मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो जो है अपोजिट होती है मोशन के। ठीक है, हाउ कैन वी मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम जो है उस ऑब्जेक्ट को पुल करना शुरू करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। अब जिस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट स्लिप होना स्टार्ट होगा, उस पॉइंट पर को हम नोट कर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस पर। ठीक है, और वही जो है मेजरमेंट शो करेगी कि यहाँ पे बॉक्स और ऑब्जेक्ट के बिटवीन, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बिटवीन कितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुई है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यूजफुल कैसे है? अगर हम बोर्ड पर राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का होना ज़रूरी है। अगर चौक और बोर्ड सरफेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो हम चौक के थ्रू राइटिंग नहीं कर सकते। अगर हम ग्राउंड पर या फ्लोर पर चल रहे हैं तो हमारे शूज़ और फ्लोर के बिटवीन भी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं होगी तो हमारा इस पर इजीली चलना पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि हम स्लिप होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है ब्रेक्स और व्हील्स के बिटवीन, गाड़ियों में ब्रेक्स और व्हील्स के बिटवीन भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड को स्लो या जो है स्लो किया जा सकता है या फिर उनकी को रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद
अब जो है जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स यूज़फुल, क्या हमेशा यूज़फुल होती है फ्रिक्शनल फोर्स? इसके लिए जो है जो वाटर बूट्स होती हैं, वाटर बूट्स और वाटर के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये इस वाटर बूट्स की स्पीड को स्लो कर देती है, ठीक है। इसलिए अब जो है, और इसी तरह से एयरप्लेन्स हैं, एयरप्लेन्स में भी क्या होता है कि एयर्स और एयरप्लेन्स के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जो इसकी स्पीड पर इफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए, फ्रिक्शन को वो कम रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर इनकी शेप्स बनाई जाती हैं, स्पिंडल शेप्स, ठीक है। स्पिंडल शेप बनाने से क्या होता है इनकी शेप, तो ये फ्रिक्शंस को जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कम से कम कर देती है, ठीक है। इस तरह से गाड़ियों के पार्ट्स के बिटवीन भी जब मशीन्स मूव करती हैं, मशीन के पार्ट्स जब मूव करते हैं तो मूव करने की वजह से उनके बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो पार्ट्स हीट अप होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मशीन्स की जो एफिशिएंसी है वो स्लो होती चली जाती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है मशीनरी में? मशीनरी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो है लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऑयल, ग्रीस, ठीक है, या फिर बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं, ये ऐसे लुब्रिकेंट्स हैं जो कि मशीनरीज में, ठीक है, पार्ट्स के बिटवीन प्रोड्यूस होने वाली फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 11 हैज बीन कंप्लीटेड। द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म कंटेंट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ नोट डाउन द होमवर्क। ये होमवर्क आपको पहले भी दिया गया था, ठीक है, आपको दोबारा दिया जा रहा है। इसमें आपने एक प्रोजेक्ट साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। एक आपने साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। इसमें आपने बनाना है या तो सीरीज सर्किट बनाएंगे, या फिर आप पैरेलल सर्किट बनाएंगे, ठीक है। सीरीज सर्किट बनाएंगे या पैरेलल सर्किट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें सेकंड उसका आपका सेकंड है आपका कॉपी होमवर्क, ठीक है। यू विल डू ऑल वर्क, ऑल एक्सरसाइज वर्क, you will do all exercise work of all chapters of final term from your content solution. Make the content and make the content and index. You will do all work in proper way and maintain your content index in proper way, ठीक है, and complete your work in your copies properly, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।